प्रिय विद्यार्थियों, आज हम असामान्य बालकों के बारे में अध्ययन करेंगे। असामान्य बालक वे होते हैं जो अपनी क्षमताओं में, अपने कार्यों में, अपने अध्ययन में सामान्य विद्यार्थियों की बराबरी नहीं कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यदि ऐसे बालकों का विभाजन किया जाए तो असामान्य बालकों में विशिष्ट प्रतिभा वाले, अधिक बुद्धिलब्धि वाले, कम बुद्धिलब्धि वाले, शारीरिक रूप से असक्षम बालक तथा इसके साथ साथ अपचारी बालक व असामाजिक व्यवहार करने वाले समस्यात्मक बालक आते हैं। आज हम समाज के विपरीत व्यवहार करने वाले या समाज के अंदर जिनको अपराध भी कहते हैं, ऐसा करने वाले बालकों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिन्हें बाल अपचारी या बाल अपराधी मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाता है। बालकों, आपने देखा होगा विद्यालय में कई विद्यार्थी इस प्रकार के होते हैं, जब उनको गृह कार्य दिया जाता है तो वो गृह कार्य समय पर कर नहीं लाते हैं। अध्यापक के द्वारा बार बार पूछने पर जब वो नोटबुक दिखाते हैं तो लगता है कि उनकी नोटबुक में पहले से ही अध्यापक के हस्ताक्षर किए हुए हैं। अध्यापक देखता है कि ये मेरे हस्ताक्षर नहीं है, बच्चों से कारण जानता है तो पता लगता है बच्चे ने स्वयं ही हस्ताक्षर कर लिए। ऐसा कारण होता है। तो ये बालक न केवल अध्यापक के बल्कि अपने माता पिता के भी हस्ताक्षर कर लेते हैं। अनैतिक सा कार्य ऐसा हो गया बच्चों। जब भी इन्हें अनुशासन में रहने के लिए कहा जाता है तो ये अपना विरोध मानते हैं और प्रतिक्रिया व्यक्त करने लग जाते हैं। ये बालक आवेगी, उद्वेगी व आक्रामक व्यवहार वाले होते हैं। इनका व्यवहार न तो कक्षा में ही सटीक होता है और न ही घर में सटीक होता है। ऐसे बालक बाल अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं और बाल अपराधी होते हैं। इन बालकों का जो शारीरिक स्ट्रक्चर भी होता है वह भी सामान्य बालकों की तरह नहीं होता है, अलग से ये दिखने लग जाते हैं। ये बालक सामाजिक ताने बाने, सामाजिक संस्कृति के अनुरूप जो व्यवहार होता है उस व्यवहार की विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जब भी इन्हें कोई टास्क दिया जाता है तो उस टास्क को ये नियमित गतिविधियों से पूरा करने की बजाय अनियमित तरीकों से या सुगम तरीकों से या आपराधिक तरीकों से अंजाम देते हैं। जहाँ तक इनकी संगति की बात है, इनकी संगति अपराधी किस्म के लोगों में, अपराधी किस्म के बालकों में, अपराधी किस्म के व्यक्तियों में ही ज़्यादा होती है। ये लोग नशीले पदार्थों का सेवन आदि करने से लग जाते हैं तथा सांवेगिक रूप से ये है अस्थिर चित्त वाले प्रतीत होते हैं। आपने विद्यालय में देखा होगा कई लड़के टॉयलेट्स वगैरह में, यूरिनल वगैरह में अनावश्यक लेख लिख देते हैं, अनावश्यक प्रकार के चित्र भी बना देते हैं। कई बार देखा होगा इन्होंने अपने साथी मित्र मंडलियों के साथ में मिलकर के विभिन्न प्रकार की जो अनैतिक तरीके की है पिक्चर्स हैं ये बना लेते हैं। सोशल मीडिया का दुरुपयोग करना इनके बाएं हाथ का खेल है और ये अनेक प्रकार की अनुचित गलत प्रकार की वीडियो वगैरह बना करके भी अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। तो ऐसे बालकों को बाल अपराधी कहा जाता है। तो अब यदि परिभाषा दी जाए कि बाल अपराध किसे कहा जाता है या कौन बालक है वो बाल अपराधी होता है, तो सीधी सी जो बात है वो यही होगी कि वे बालक या वे व्यक्ति जो समाज के विरुद्ध व्यवहार करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक जो शिष्टाचार है उसके विपरीत व्यवहार करते हैं, वह समय समय पर उस व्यवहार को चुनौती देते हैं। यदि बालकों का यह व्यवहार कोई बड़ा व्यक्ति करता है तो इस व्यवहार को वैधानिक दृष्टि से कानून का उल्लंघन माना जाता है या अपराधी माना जाता है। अतः ऐसे बालक जो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं वो बाल अपराधी कहलाते हैं। दूसरी बात कि वह व्यवहार जिसको करने की इजाजत कानून नहीं देता है वह एक अपराध की श्रेणी में आता है, और ऐसा व्यवहार यदि बालक करते हैं तो बालकों का यह व्यवहार बाल अपराध की श्रेणी में आता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक ऐसे बालकों को जो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं उनको या तो बाल अपराधी करते हैं या ऐसे बालकों को बाल अपचारी भी कहा जाता है। तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई, कुछ लक्षण बताए
कि इन बालकों को कैसे आप पहचानोगे, तो उसके अंदर मैंने ये बताया कि इनका शारीरिक स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार का होता है, जो सामान्य बालकों से अलग प्रकार का दिखाई देता है। ये समय समय पर उद्वेगी आवेगी होते हैं तथा क्रोधित भी हो जाते हैं। ये अपने जो साथी होते हैं उन साथियों के साथ भी सही व्यवहार नहीं करते हैं। अपराधी लोगों की एक मंडली बना लेते हैं। विद्यालय में भी ये प्राय अनुपस्थित रहते हैं या विद्यालय में आने के बाद में बिना सूचना दिए अपराध करने के लिए ये गायब हो जाते हैं, जिनका पता नहीं तो अध्यापकों को होता है, नहीं इनके अभिभावकों को होता है। ये नशीले पदार्थों का भी सेवन करने लग जाते हैं तथा ऐसे बालक संगी साथी हो, उनके बैग्स में से हो, विद्यालय से हो अथवा घर से हो, चोरी आदि कार्य भी करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार के बालकों को हम बाल अपराधी बालक कहा जाता है। बच्चों, ये बाल अपराध क्यों होता है, किस कारण से वो अपराधी बन जाते हैं? जिन बालकों को विद्यालय में पढ़ना चाहिए, जिनको अध्ययन करना चाहिए, माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए, समाज का नाम रोशन करना चाहिए, ऐसे बालक बाल अपराधी क्यों बन जाते हैं? इनका व्यवहार समाज के विपरीत क्यों हो जाता है? ऐसे क्या कारण होते हैं कि ये बाल अपराधी बन जाते हैं? आइए हम उन कारणों को जानते हैं। बाल अपराध के कारण, जो पहला कारण है बच्चों वह है वंशानुक्रम संबंधित कारण। वंशानुक्रम का तात्पर्य यह है कि हमने मेंडल के आनुवांशिक नियम थे उनके हिसाब से पढ़ा था कि बालक के अंदर उनके वंश क्रम के जो गुण होते हैं वो स्थानांतरित होते हैं। यदि बालक के परिवार में कोई माता पिता, दादा दादी या परिवार का अन्य सदस्य यदि कोई अपराधी था तो बालक के भी अपराधी बनने की संभावनाएं होती हैं। परंतु आगे के अनुसंधान ये सिद्ध करते हैं कि ऐसा हर परिस्थिति में नहीं होता है। कहीं न कहीं वंशानुक्रम से ज़्यादा वातावरण की भी भूमिका हो सकती है, जिसके कारण से बालक अपराधी बन जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है बाल अपराध का या बाल अपचार का, वो शारीरिक कारण होते हैं। शारीरिक कारणों में पहला कारण है शारीरिक दोष। गूंगा, बहरा, पैर से विकलांग पर व्यंग्य करने पर प्रतिक्रिया स्वरूप असामाजिक व्यवहार व तोड़फोड़। बच्चों, यदि किसी बालक में प्रकृति प्रदत्त दोष है शरीर के अंदर या किसी दुर्घटना या तोड़फोड़ के कारण से उसमें कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, उस दोष उत्पन्न होने पर यदि उसके संगी साथी या समाज का कोई भी व्यक्ति उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और उस बालक को यूँ लगने लग जाता है कि ये मेरा उपहास उड़ा रहे हैं, तो वो उनको जवाब देने के लिए प्रतिक्रिया करता है और प्रतिक्रिया स्वरूप वह गलत व्यवहार कर बैठता है और ऐसा व्यवहार सामाजिक अपराध की श्रेणी में आ जाता है और कहीं न कहीं उस बालक को बाल अपराध की ओर प्रवृत्त करता है। इसमें जो अन्य कारण होता है वो असामान्य शारीरिक विकास भी कारण है। असामान्य शारीरिक विकास का मतलब है जिस आयु वर्ग में जितना विकास होना चाहिए। हम जानते हैं कि जो अवस्था होती है बाल अपराधियों की, जो अवस्था मानी जाती है कानून के द्वारा जो स्वीकार अवस्था है, वो 7 से लेकर के 17-18 साल तक की जो उम्र होती है, प्राय उन्हीं को बाल अपराधी माना जाता है या किशोर अपराधी माना जाता है। तो हम जानते हैं किशोरावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। तो किसी बालक में अपने संगी साथियों से यदि कम विकास होता है तो उसके मन में ये भावना बैठ जाती है कि मेरा ये साथी तो बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, अधिक लंबा हो गया, अधिक हृष्ट पुष्ट हो गया, अधिक बलवान दिखाई दे रहा है और मैं इससे कम बलवान हूँ। तो कहीं न कहीं इसके अंदर भावना ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। वह कमज़ोर समझने लग जाता है, अपने आप को कमतर मानने लग जाता है कि मेरी लंबाई तो इससे कम है, ये मुझसे अधिक लंबा हो गया, मेरी जो शारीरिक मजबूती है वो इससे कहीं न कहीं कम है। या इसका उल्टा भी होता है, कोई ज़्यादा बढ़ने लग जाता है असामान्य रूप से और कोई यदि नहीं बढ़ता है तो उसके मन में भी ये बात आ जाती है और कहीं न कहीं ये बात असंतोष का कारण होता है। असंतोष उसमें असमायोजन उत्पन्न करता है और असमायोजन उसे बाल अपराध की ओर ले जाता है। आगे हम देखते हैं कि शारीरिक कारणों में तीसरा महत्वपूर्ण कारण होता है बच्चों मंदबुद्धिता। मंदबुद्धि बालक जो होते हैं उन बालकों में उचित अनुचित का भान नहीं होता है। उनको यह पता नहीं होता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। इस कारण से उचित और अनुचित का पता न होने के कारण से ये बालक अनैतिक व्यवहार कहीं न कहीं कर बैठते हैं। अनैतिक व्यवहार का, अनैतिक का मतलब होता है जो नीति के द्वारा या उस सोसाइटी के द्वारा जिसको इजाज़त नहीं है।
तो कहीं न कहीं मंदबुद्धि होने के कारण से या अच्छे भले का ज्ञान न होने के कारण से बालक है वो अनैतिक व्यवहार कर बैठता है, और ये अनैतिक व्यवहार उसको असामाजिक कृत्यों की ओर धकेल देता है, वह बाल अपराध को जन्म देता है। अगला जो प्रमुख कारण है शारीरिक कारणों में बाल अपराध के, वह है शारीरिक क्रियाओं में दोष व्याप्त हो जाना। शारीरिक क्रियाओं में दोष का मतलब ये होता है कि कई बार हम ये देखते हैं कि जो बालिकाएं होती हैं उनके अंदर ऋतुस्राव जब होता है तो उस समय वो अधिक चिड़चिड़ी हो जाती हैं और उनको अनावश्यक प्रेशर में लाया जाता है या दबाव में लाया जाता है, तो वो भी जो आचरण उनको करना चाहिए वो आचरण करने के बजाय झुंझलाहट वाला आचरण और चिड़चिड़ाहट वाला आचरण वो ऐसे समय में करने लग जाती हैं। तो हमने ये देखा बच्चों, पहला कारण था वंशानुक्रम संबंधित कारण, दूसरा हमने देखा शारीरिक कारण जो कि बाल अपराध को जन्म देते हैं। अब जो महत्वपूर्ण कारण है, तीसरा कारण, उस पर विचार करते हैं, वह है वातावरण संबंधित कारण। यह है वातावरण भी अनेक प्रकार का होता है, घर का, घर के बाहर का। तो घर का जो वातावरण है उसके ऊपर हम विचार करेंगे। घर का दूषित वातावरण, घर का दूषित वातावरण, इसमें परिवार शामिल होता है इसको कायम करने में, या घर का वातावरण कहने के बजाय हम ये भी कह सकते हैं पारिवारिक वातावरण या पारिवारिक माहौल। परिवार या घर किसी भी बच्चे की प्रथम पाठशाला है, हम इस बात को भली भांति जानते हैं बच्चों। अब आगे हम देखेंगे कि घर में किस प्रकार से बच्चा है वो बाल अपराधी बनने की ओर प्रवृत्त होता है। घर में सौतेले माता अथवा पिता का होना, माता या पिता में से यदि एक भी सौतेला है तो बालक के दिमाग में यह बात अवश्य आ जाती है कि मेरी सौतेली माँ है, मुझे प्यार नहीं करती है, या मेरा पिता है, ये मेरा वी पिता है, मेरा पिता नहीं है, ये भी मुझे प्यार नहीं करता है। तो बालक कहीं न कहीं बाल अपराध की ओर चला जाता है। माता पिता के आपसी झगड़े, घर में माता या पिता किन्हीं भी कारण से, आपसी समझ न होने के कारण से या आर्थिक कलह के कारण से या उनके व्यक्तिगत कारणों से यदि आपस में झगड़ते हैं तो बच्चों के ऊपर इस बात का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो माता पिता के जो आपसी झगड़े हैं वो कहीं न कहीं कारक बनते हैं बाल अपराध को जन्म देने में। अगला जो इसमें घर के वातावरण में कारक है वो माता पिता का निष्पक्ष व्यवहार न होना, एक का पक्ष, एक की बुराई या एक की बड़ाई कर देना। प्राय हम ये बात देखते हैं, मजाकवश मानिए या हंसी हंसी में मानिए या अज्ञानता की वजह से मानिए, घर में यदि किसी के 3 बच्चे हैं तो माँ कह देती है बड़े वाला मेरा बहुत ही प्यारा बच्चा है। कई बार पिताजी कह देते हैं छोटे वाला तो मेरा लाडला है, छोटे वाला तो पता नहीं क्या करेगा, या पिता कह देता बड़े वाला मेरा करेगा, या माँ कह देती है छोटे वाला मेरा कार्य करेगा या मेरा नाम रोशन करेगा। अब बीच का जो बच्चा होता है उन्हें तो छोटा होता है न बड़ा होता है, तो वो ये समझ लेता है कि नहीं तो मेरे को माँ प्यार करती है, न माँ मेरे से अपेक्षा करती है, नहीं मेरे को बाप प्यार करता है, पिता यानी पिता प्यार करता है। तो हो सकता है माँ और पिता दोनों ही मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, स्नेह नहीं कर सकते हैं, तो कहीं न कहीं बीच वाले बच्चे के अंदर ये भावना कर जाती है घर, और वह असामाजिक व्यवहार की ओर प्रवृत्त होने लग जाता है। कहीं न कहीं बाल अपराध को बढ़ावा मिलता है। कई बार बच्चों अधिक प्यार, लाड प्यार अथवा बिल्कुल कम प्यार करना भी अपराध की ओर प्रवृत्त कर देता है। बिगड़ जाते हैं बच्चे, अधिक खर्चा करने लग जाते हैं, फिर खर्चा जब नहीं मिलता है तो अधिक चोरी करने लग जाते हैं। कम प्यार मिलता है वो कहते हैं मेरे तो घर वाले मुझे प्यार ही नहीं करते हैं, तो वह ऐसे लोगों की ओर चला जाता है जो आपराधिक लोग होते हैं, प्यार पाने की चाहत में, और वह अनर्थ कर बैठते हैं, अपना बुरा कर बैठते हैं। दरिद्रता के कारण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने से भी बालक है उसके अंदर असामाजिक व्यवहार या बाल अपराध का जन्म होता है। कई बार हमने देखा है कि जो बच्चे गरीब होते हैं और गरीबी के कारण से उनके घर में विभिन्न प्रकार के जो झगड़े होते हैं, झगड़ों की क्या क्या नहीं करवाती गरीबी, क्या क्या पाप नहीं करवाती भूख, तो इसकी वजह से भी कई बार दरिद्रता के कारण से आवश्यकताओं की पूर्ति जब नहीं होती है, खाने की, पीने की, पहनने की, तो इनकी पूर्ति न होने के कारण से भी बाल अपराध हो जाते हैं। माँ बाप की बालक के प्रति उच्च आकांक्षा, ये बच्चों बहुत महत्वपूर्ण कारण है। माँ बाप ये मान लेते हैं मेरा नाम करेगा रोशन, घर में मेरा राज दुलारा, मान लेते हैं वो रोशन करेगा नाम बड़ा होकर के। कई बार क्या होता है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, ये जो बात है कहीं न कहीं बालक को प्रेशर में लाती है, दबाव में लाती है, और वह जब उनकी आकांक्षाओं को, उच्च आकांक्षाओं को पूरा न कर पाने की ओर जब उसको लगता है कि नहीं कर पाएगा बालक को ऐसा कार्य, तो वो कहीं न कहीं हीन भावना महसूस करता है, और माता पिता का जो ये थोपा हुआ आकांक्षा थी वे उसे अपराध की ओर प्रवृत्त करती है। कुटुंब के अन्य सदस्यों में झगड़ा, आपस में परिवार के लोग झगड़ते रहते हैं, इससे भी
बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। दूषित अनुशासन या तो सरल या अधिक कठोर। घर के अंदर यदि ज़्यादा लाड प्यार, ज़्यादा अनुशासन होगा तो भी बच्चे बिगड़ेंगे, और यदि बच्चों को अधिक ढीला छोड़ोगे तो भी बच्चे बिगड़ेंगे। इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? प्रभावात्मक, एक ठीक प्रकार का स्व अनुशासन घर में कायम किया जाना चाहिए। माता पिता के अंदर गलत लत होना, गलत लतों का मतलब हो गया शराबी, जुआरी, अनैतिक, चरित्रहीन होना। तो यदि बच्चा घर के सदस्यों का सबसे ज़्यादा अनुकरण करता है, बोली भी, भाषा भी वह वहीं सीखता है, तो घर के सदस्यों को यदि इस प्रकार के काम करते देखेगा तो वो उनका अनुकरण करने लग जाएगा, तो अपने आप ही बन जाएगा वो चरित्रहीन या अनैतिक या अपराध की तरफ बढ़ने लग जाएगा। माता पिता दोनों में से किसी का भी यदि मानसिक संतुलन नहीं है, या परिवार की किसी सदस्य को हम यदि मानसिक अस्वस्थ देखते हैं, तो उसका प्रभाव भी बच्चे पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। माता अथवा पिता में से किसी एक का तलाक हो जाना, जिसमें बच्चे में ये बात आती है कि मैं माँ के साथ रहूँ या पिता के साथ रहूँ, या मेरे माँ और पिता के बीच में इस प्रकार का जो झगड़ा है उसके कारण से मेरा करियर खराब हो गया, मुझे तो माँ भी पसंद है, मुझे तो पिता भी पसंद है, लेकिन इन दोनों के अपराध के कारण से मुझे कहीं न कहीं एक के साथ रहना पड़ रहा है। तो ये बात उसको कमतर बनाती है तथा उसके संगी साथियों में भी हीन भावना का शिकार कर देती है, और वो किसी न किसी से बदला लेने के लिए जिसको भी कारण समझता है वह बाल अपराधी बन जाता है। माता के नौकरी करने के कारण से या पिता के नौकरी करने के कारण से, माता या पिता दोनों के द्वारा ही बच्चों पर जब ध्यान नहीं दिया जाता है तो इसके अंदर बच्चा है वो अपराधी बन जाता है। तीसरा जो कारण था उसके अंदर हम तीसरे कारण में जो भारी वातावरण था उसके अंदर वह है विद्यालय का वातावरण, यानी स्कूल के अंदर किस प्रकार से बच्चा बाल अपराध की ओर जाता है। स्कूल में जब व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान नहीं होता है, बच्चों की बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है, और यदि सभी बच्चों को एक ही प्रकार से पढ़ाया जाता है और एक ही ढंग से पढ़ाया जाता तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, और उसके कारण से कहीं न कहीं बाल अपराध की ओर बच्चे प्रवृत्त हो जाते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं की तरफ ध्यान नहीं देता अध्यापक, और कई बार अध्यापक कक्षा में यह टिप्पणी कर देता है कि तुम्हारे अंदर तो बुद्धि ही नहीं है, तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो। यह बात कहीं न कहीं बच्चे को अपराध की ओर प्रवृत्त कर देती है। अगली जो बात है, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं की कमी होना। आप जानते हैं बच्चों, सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय के अंदर हर प्रकार के जो कार्य होते हैं वो किए जाने चाहिए। सांस्कृतिक, साहित्यिक सभी प्रकार की गतिविधियां हैं वो विद्यालय के अंदर होनी चाहिए। यदि सभी काम वहाँ नहीं होते हैं तो विद्यार्थी है उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा, और कहीं न कहीं वह जो विद्यार्थी है वो आगे जाकर के बाल अपराध की ओर जाएगा। अध्यापक का व्यवहार और उसकी शिक्षण विधियाँ होती हैं वो अनुकूल नहीं होती हैं। अध्यापक का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण न होकर के कठोर व्यवहार हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा है वो बाल अपराध की ओर चले जाता है। बच्चों की बुद्धि के अनुकूल कई बार शिक्षण विधियाँ काम में नहीं ली जाती हैं, तो ये भी प्रमुख कारण होता है। स्कूल में मार्गदर्शन में कमी। जब बच्चे की जो समस्याएं होती हैं उनके लिए मार्गदर्शन यदि ढंग से नहीं दिया जाता है, उचित प्रकार से परामर्श और निर्देशन उपलब्ध नहीं होता है, तो वहाँ भी बच्चा बाल अपराध की ओर जाता है। विद्यालयों की स्थिति यदि घर से बहुत दूर होती है तो उसमें भी बच्चे रास्ते में बिगड़ जाते हैं, घर पर प्राय नहीं आते हैं घर पर, और नहीं विद्यालय सही समय पर आते हैं, नहीं घर सही समय पर पहुँचते हैं। ऐसी सोसाइटी में पड़ जाते हैं जो कहीं न कहीं उन्हें अपराध की ओर धकेलती है। परीक्षाओं का अनुचित दबाव, परीक्षा पद्धतियाँ भी कई बार बाल अपराध की ओर धकेल देती हैं। विद्यालय में कठोर नियंत्रण व कठोर अनुशासन भी बाल अपराध को जन्म दे देता है। कई बार अधिक गृह कार्य मिलने पर भी बाल अपराध हो जाता है। तीसरा जो वातावरण का कारण है वो समाज का कारण है। समाज का मतलब समुदाय का कारण। यदि आप जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हो उस सोसाइटी के गुण धर्म, उनका सांस्कृतिक ताना बाना, उनके जो व्यवहार है यदि नैतिक आचरण के अनुसार यदि नहीं है तो भी बाल अपराध को बढ़ावा मिलता है। आपने देखा होगा आसपास पड़ोस यदि गंदा है, ढंग का वातावरण नहीं है, आसपास चोर लुटेरे डाकू किस्म के लोग रहते हैं, तो कहीं न कहीं बच्चे के अंदर भी उनका